नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका। मतलब जो शिक्षण अधिगम की जो स्थिति है उसमें जो शिक्षक की भूमिका है किन स्वरूपों में होती है। तो ये प्रमुखतः 4 रूपों में होती है। तो आज हम उसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि विद्यार्थियों के अधिगम में शिक्षक की भूमिका। ठीक है, तो सबसे पहली भूमिका तो वही ज्ञान प्रदान करने वाली। ये तो मतलब आप और हम सभी जानते हैं कि शिक्षक को इस भूमिका में होना चाहिए कि वह विद्यार्थियों तक अधिक से अधिक ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित कर सके और प्रेरित करने के साथ ही उनमें अधिक से अधिक ज्ञानार्जन का पोषण कर सके, मतलब अधिक से अधिक ज्ञान दे सके, सूचनाएं दे सके, उनका संबंध स्थापित कर सके। तो अब ज्ञान बहुत तरीकों से दिया जा सकता है, एक मार्गदर्शक के रूप में या मित्र के रूप में या दार्शनिक रूप में, कोई प्रशिक्षक के रूप में या समाज निर्माता के रूप में या एक विश्वास पात्र व्यक्तित्व के रूप में। तो यहाँ मतलब बहुत सारे स्वरूप हैं जिनके भी माध्यम से एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी को ज्ञान का जो सागर है उसे उपलब्ध करवाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो जो पहली जो सबसे अहम एक कॉमन सी भूमिका है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, पर हाँ लिखने के लिए थोड़ा सा हमें मैटर चाहिए था, तो उस वजह से मुझे लगा कि हम ये चीज़ बताएं। अब देखिए, कई बार कहा कि ज्ञान प्रदान करने वाला, तो कई बार ये भी होता है कि वो ज्ञान कहाँ से मिलना है, तो उसके संसाधनों को भी उपलब्ध कराना है। सबसे पहली चीज़ यदि भूमिका है तो वो यही कि ज्ञान प्रदान करने वाला। अभी किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो प्रबंधक के रूप में हो, चाहे वो कलाकार के रूप में हो, चाहे वो किसी स्रोत के रूप में, प्राथमिक स्रोत के रूप में हो, तो बस उसको कुल मिलाकर ज्ञान देने वाली स्थिति में होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्रदान करने की स्थिति में, तभी वो शिक्षक की भूमिका में है और बच्चे उससे सीख पाते हैं। तो ज्ञान प्रदान करने वाला के अतिरिक्त जो दूसरी भूमिका होती है, सशक्त भूमिका, वो होती है एक आदर्श स्थापित करने वाला। शिक्षक जो है कोई क्रिया नहीं है, ये एक व्यक्तित्व है, शिक्षण क्रिया होती है। ठीक है, तो शिक्षक इस तरह का व्यक्तित्व लिए हुए हो कि उसका व्यक्तित्व अपने शिक्षार्थियों के मध्य एक आदर्श स्थापित करने की स्थिति में आ पाए, तो तब अधिगम जो है वो बहुत स्फुरित गति से हो पाता है। मतलब बच्चे ज्ञान देने पर नहीं स्वीकारते हैं। ठीक है, और ये बच्चों की क्या, हमारी भी यही बात होती है, कोई हमें कुछ देता है तो हमें अरे इससे ज़्यादा तो हमें पता है, हम उसको इतनी सहजता से नहीं स्वीकारते। पर हाँ, सामने वाला यदि उसका जो व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो कि उस व्यक्तित्व से हमारे भीतर ज्ञान का बीजारोपण हो जाए, तो अधिगम स्वतः ही होने लगता है। देखिए, ज्ञान का बीजारोपण होगा तो अधिगम स्वाभाविक रूप में होगा। हमसे जुड़े हुए, हमारे संपर्क में आने वाले समस्त विद्यार्थी उन ज्ञान के जो छोटे छोटे तत्व हैं, जो छोटे छोटे से बिंदु हैं, उनको अपने में समाहित कर लेने के लिए स्वतः प्रेरित होंगे, स्वतः स्फूर्त होंगे, और अधिगम की जो प्रक्रिया है वो स्वतः स्फूर्त रूप में उन बालकों के जीवन में आ जाएगी। तो जो शिक्षक की जो भूमिका है अधिगम में, वो ये है कि वह स्वयं एक आदर्श स्थापित कर पाने वाली भूमिका में होना चाहिए। मतलब समाज भी के द्वारा हम सीखते हैं। देखिए, अक्सर करके हम नहीं कह देते कि रोल मॉडल आजकल फिल्मी एक्टर्स होने लग गए हैं, क्योंकि वो बच्चों को आकर्षित कर रहे हैं और हम उन्हीं से सीखने लगते हैं। पर एक शिक्षक भी रोल मॉडल के रूप में आ पाए तो शिक्षक की भूमिका है कि उसको अपनी प्रस्तुति, अपना व्यवहार, अपना रहन सहन इस तरह से हो कि बच्चे
उसको ज्ञान देने वाली स्थिति में स्वीकार सके, उसको एक आदर्श स्वरूप में स्वीकार पाए। क्योंकि ये भी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि हम जिसके प्रति एक सम्मान रखते हैं तो उसी के द्वारा कहीं बात को हम स्वीकार पाते हैं, अन्यथा वो बात स्वीकार्य नहीं हो पाती। तो अब ये उदाहरण मतलब हमको देने हैं ऐसा नहीं, अक्सर करके क्या होता है कि हम शिक्षक अनेक उदाहरण पेश करते हैं पुस्तकों से लेकर या कहीं और से लेकर, पर यदि उनके जीवन का उदाहरण सामने आ जाए बच्चों के जीवंत उदाहरण के रूप में, तो वो आदर्श स्थितियां होती है। तो अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक को स्वयं एक आदर्श स्थितियों में अपने व्यक्तित्व को बरकरार रखने वाला होना चाहिए कि बच्चे उसे एक आदर्श स्वरूप में अपने रोल मॉडल के रूप में स्वीकार पाएं। तो अधिगम जो है वो बहुत सहज, सरल और तुरंत हो जाने वाला हो जाया करता है। ये बहुत बड़ी और गंभीर भूमिका है, होना चाहिए। अगली जो तीसरी भूमिका दी गई वो है सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फैसिलिटेटर, और ये आजकल अभी लगातार प्रचलन में यही शब्द आने लगा है। मतलब शिक्षण को एक सुगमकर्ता होना चाहिए, शिक्षक को शिक्षण नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे भी हमने पहला कहा ना, ज्ञान देने वाला, तो देखिए ज्ञान देने वाला तो बैठा है, पर लेने वाला जब तक हाथ इस तरह से नहीं करेगा हम उसका ज्ञान लेने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। तो ज्ञान देने वाले की स्थिति से बच्चों में कुछ अधिगम हो जाए वो ज़रूरी नहीं, पर हाँ सुगमकर्ता की भूमिका में यदि हो तो मतलब हर चीज़ को सरल कर दे, हर क्रिया को, हर विषय वस्तु को छोटे स्टेप्स में बांट के वर्गीकृत करके यदि शिक्षक हमारे समक्ष रख देता है, मतलब उस विषय वस्तु को सुगम कर देता है, तो वो भूमिका हो जाती है सुगमकर्ता की। जब सुगमकर्ता की भूमिका में शिक्षक होता है तो जो अधिगम है स्वतः ही होने लगता है। बालक किसी भी आसान चीज़ को बहुत सहजता से ग्रहण करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो यही होता है कि बालक उसको अधिगम करे। तो अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या? उसको सिर्फ देना नहीं है, देने के लिए तो सामने वाला लेने के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। तो देने से पहले उन सब चीज़ों को बहुत सहज सामान्य कर दे, बिल्कुल आम दैनिक जीवन के उदाहरणों से उसको बहुत रोचक और मनोरंजक बना दे, उस विषय वस्तुओं को 4-6 स्टेप्स में बांट दे, चरणबद्ध तरीका से उसको समझाए, तो हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। और जब विषय वस्तु बहुत आसान हो जाएगी, सुगम हो जाएगी, तो सुगमता से वो ग्राह्य हो जाएगी। मतलब अधिगम जो है वो बहुत आसानी से हो जाएगा विद्यार्थियों में। तो मुझे लगता है आपको स्पष्ट हुआ होगा कि जो अधिगम में शिक्षक की जो भूमिका है वो एक सुगमकर्ता की होनी चाहिए, है ना। चाहे वो उस विषय वस्तु को बिल्कुल छोटी सी कहानी का रूप देकर प्रस्तुत कर दे, उस कहानी को घटना का रूप देकर समझा दे, या किसी गतिविधि के माध्यम से उस विषय वस्तु को इतना आसान बना दे कि बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़े और अधिगम की क्रिया सहज स्वरूप में हो जाए। तो शिक्षक की जो भूमिका है वो सुगमकर्ता की होनी चाहिए। और सुगमकर्ता की भूमिका के लिए स्वयं को बहुत सुगम होना चाहिए, स्वयं का व्यक्तित्व जो बहुत सहज सरल होना चाहिए, कि जब हमने खुद ने उसको सहजता से स्वीकारा होगा, समझने का प्रयास किया होगा, तभी तो छात्रों के लिए उसको सुगम कर पाएंगे। तो मतलब हमें कुछ सिखाना नहीं है, सीखने के लिए प्रेरित करना नहीं है। जो सुगमकर्ता की भूमिका है वो ये कि हम सब कुछ इतना आसान बना दें कि सामने वाला स्वयं उसको सीखने के लिए प्रेरित हो जाए और अधिगम की क्रिया है सहजता से हो पाए। अगली जो भूमिका दी गई है वो दी गई है मध्यस्थ की भूमिका। देखिए, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, तो कहीं ना कहीं विद्यालय महाविद्यालय भी आ जाते हैं।
चाहे वो प्रशिक्षण हो तो प्रशिक्षणार्थी आ जाते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, संसाधन हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। पाठ्यक्रम ये भी एक ज़रूरी वस्तु के रूप में हमारे सामने आता है जब भी हम किसी औपचारिक शिक्षण पद्धति की बात करते हैं। तो देखिए, विद्यालय है, विद्यार्थी है, शिक्षार्थी हैं, अभिभावक हैं, और विद्यालय के नियमावली है, विद्यालय का अपना पाठ्यक्रम है, हमारे अपने पारिवारिक संस्कार हैं, सामाजिक सरोकार हैं, और इन सब के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका। यदि शिक्षु अधिगम आसानी से होगा, तो अधिगम में जो शिक्षक की भूमिका होती है वो एक मध्यस्थ की भूमिका होती है कि ये जो सारी क्रियाएं हैं, जो उपलब्ध मानवीय या भौतिक संसाधन हैं, उन सब के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका को रखना, ताकि उपलब्ध सामग्री बालक तक सहजता से पहुंच पाए और विद्यार्थी उसको सहजता से अधिग्रहण कर पाए। क्लियर हो रहा है ना कि मध्यस्थ की भूमिका की, जैसे पुस्तकों में ज्ञान है, जैसे मान लीजिए अभी हम आपके बीच में बैठे हैं, तो एक मध्यस्थ की भूमिका में ही तो बैठे हैं कि ज्ञान तो पुस्तकों में भरा पड़ा है, पर एक शिक्षक होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को बहुत सहज, स्वाभाविक और एक आत्मीय स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आपके लिए उसको समझना, उसको अधिग्रहण करना आसान हो जा रहा है। तो ये मध्यस्थ की भूमिका ही तो है कि ज्ञान हमारे द्वारा तो पैदा नहीं किया गया ना, संबंधित पाठ्यक्रम हमने नहीं दिया, तो यहाँ जो भूमिका है वो एक मध्यस्थ की भूमिका है, तब अधिगम सहजता से हो पाता है। अगली जो भूमिका होती है, सहज शिक्षार्थी की भूमिका। देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी दो अलग अलग स्तंभ के रूप में शिक्षण में साथ चलते हैं, ये बात सही है, मगर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य की जो दूरी है वो तब तक कम नहीं हो पाती जब तक शिक्षक स्वयं एक शिक्षार्थी के रूप में ना आ जाए। क्योंकि शिक्षक होने में कम से कम 15-20 वर्षों का समय तो जीवन में लगता ही है। 20 वर्ष के पश्चात ही जाके कोई शिक्षक बनने की स्थिति में आता है। तो जिसको उसको लेना है तो कम से कम 20-25 साल का बाद आने वाली पीढ़ी को उसको सामने आएगी और उसको संभालना होगा। तब तक ज्ञान का विस्तार 10 गुना और अधिक हो गया होगा। आगामी पीढ़ी उससे अधिक ज्ञानवान आती ही है, ये तो स्वाभाविक ही है। तो उसे अपने पिछले ज्ञान के आधार पर हम उनको अधिगम करवाने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे। तो शिक्षक को सदैव एक शिक्षार्थी की भूमिका में भी रहना होगा। जब वो स्वयं एक शिक्षार्थी की भूमिका में होगा, स्वयं उन चीज़ों को, उन विषय बिंदुओं को परिवेश के आधार पर, उपस्थित संसाधनों के आधार पर समझने का प्रयत्न करता रहेगा, जब वो स्वयं सीखता रहेगा, तो परिणाम स्वरूप उसके शिक्षार्थियों का जो अधिगम है वो सहजता से हो पाएगा। तो जो शिक्षक की जो भूमिका है अपने शिक्षार्थियों को अधिगम करवाने में, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि उसे स्वयं को एक शिक्षार्थी के रूप में होना चाहिए। वो स्वयं अपने आप को हर वक्त एक शिक्षार्थी के रूप में ही जाने, समझे, देखे, अनुभूत करे और हमेशा एक शिक्षार्थी बना रहे। जब वो स्वयं शिक्षार्थी बना रहेगा तो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है बहुत आसान हो जाएगी, स्थायी भाव ले पाएगी। तो उम्मीद है शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका को आप अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय के साथ।